हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी। मैं मधु अग्रवाल स्वागत करती हूँ आपका। आज पहली की क्लास की तरह आज हमारा फोर्थ क्लास है। प्रीवियस ईयर्स केवीएस के जो प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चंस है, मैं उसके क्वेश्चंस को डिस्कस कर रही हूँ। तो आज हमारा क्लास 4 है। इससे पहले मैं ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं लक्ष्य एकेडमी पे अपने केवीएस एग्ज़ाम को फोकस करके, अगर उसके प्रिपरेशन पे आप जोर दे रहे हैं तो आप अपना जो नाम है एनरोल करवा सकते हैं लक्ष्य एकेडमी पे। एंड जो नंबर है ये हमारा 8603970274। इस नंबर पे आप अपने क्वेरीज को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो हमारा क्लासेस है वो ऑलरेडी उसकी प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। एंड जो क्लासेस है वो जो चलेगी वो हमारा 26 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और ये जो है हमारा सिर्फ पीजीटी पे ही फोकस नहीं है, टीजीटी इंग्लिश पे भी हम लोग फोकस कर रहे हैं। ठीक है, पीजीटी के साथ साथ हम लोग टीजीटी को भी साथ में लेकर चल रहे हैं। तो दोनों की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएगी। जो हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, एंड जो कि यहाँ पे भी जो हमारा जनरल पेपर है, तो जनरल पेपर में जो हमारा जो जनरल इंग्लिश है, हिंदी है, जीएस प्लस ये है, रीजनिंग है, एंड टीचिंग जो एजुकेशन का जो एक सेक्शन है जो कि एक बड़ा पार्ट है 40 मार्क्स का, जो कि विकास सर जो है हमारे खुद ही लेंगे इसको। एंड इस पार्ट्स के लिए आपके पास जो है वो स्पेशल टीचर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड टोटल जो 110 मार्क्स जो बचा, ये तो मैं आप लोगों को देखूंगी ही, जो इंग्लिश का पार्ट है वो मैं कराऊंगी। तो आप लोग इसमें देखिए कि आप लोगों को कितना आप लोग सेव कर रहे हैं। टोटल फ्लैट 84% आपका जो सेविंग हो रहा है, जो आपका फ्लैट 84% हो रहा है अगर आप अभी से ही नाम अपना एनरोल करवाते हैं, प्री बुकिंग करते हैं तो। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा। आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो थ्योरी का जो है रिकॉर्डेड क्लास, जो कि टीजीटी एंड पीजीटी दोनों के लिए होगा, प्लस जो डाउट्स क्लास होगा, जो अगर आप थ्योरी क्लास में जो पढ़ेंगे उसमें जो डाउट्स आपके निकल करके आएंगे तो उसके लिए हम लोग लाइव सेशन, लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे। आपको नोट्स जो है पीडीएफ में प्रोवाइड किया जाएगा, एंड एमसीक्यू सेशन भी आपको लाइव प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो टीजीटी के लिए आपका जो कॉस्ट है 2000 एंड पीजीटी के लिए ओनली 2500। ठीक है, तो आप लोग अपना जो नाम है एनरोल करवा सकते हैं। एंड जो डिस्क्रिप्शन में है, जो आपका ऐप लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। एंड यू आर फ्री टू कॉल एट एनी टाइम ऑन दिस नंबर। ओके, यू आर ऑलवेज फ्री। आप अपनी क्वेरीज को एनी टाइम कभी भी आप अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके। ठीक है, तो अगर आप टीजीटी एंड पीजीटी दोनों के लिए अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो मैं तो कहूँगी बिल्कुल आप लोग तैयारी में लग जाइए, क्योंकि ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा और मौके को गंवाना सही बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर देर न करते हुए हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे केवीएस की जो प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चन था हमारा, जो हम लोग कहीं हमने बीच में छोड़ा हुआ था, तो आज उसको आगे ही फिर आगे मैं कंटिन्यू करती हूँ। ठीक है, चलिए आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है which of the following poems of the Shelley bears the alternative title The Spirit of Solitude। इसमें बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो शैली का जो पोएम है वो अल्टरनेटिव टाइटल उसका है द स्पिरिट ऑफ द सॉलिट्यूड। मतलब इनमें से कौन सा पोएम है जिसका अल्टरनेटिव टाइटल है द स्पिरिट ऑफ द सॉलिट्यूड। पेबी शैली का एक फेमस पोएम है जिसका अल्टरनेटिव टाइटल है द स्पिरिट ऑफ द सॉलिट्यूड। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन में है मॉन्ट ब्लैंक, बी ऑप्शन में हिम इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, थर्ड ऑप्शन है एडोनिस एंड द फोर्थ वन इज एलास्टर। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन क्या है? एलास्टर। तो आपका कौन सा पोएम होगा जिसका आपका जो है सब टाइटल भी हम लोग बोल सकते हैं, अल्टरनेटिव टाइटल और सब टाइटल जो है द स्पिरिट ऑफ द सॉलिट्यूड। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप लोग ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
अलास्टर जो पोएम है पीबी शैली का, उसका है सबटाइटल द स्पिरिट ऑफ द सॉलिट्यूड। ठीक है, अल्टरनेटिव टाइटल पीबी शैली ने उसका एक रखा था द स्पिरिट ऑफ द सॉलिट्यूड। कभी कभी ये क्वेश्चन जो है आपका रिवर्स कर देगा कि अलास्टर जो पोएम है पीबी शैली का, इसका सब टाइटल क्या है, इसका अल्टरनेटिव टाइटल क्या है, द स्पिरिट ऑफ द सॉलिट्यूड। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट लीव्स ऑफ ग्रास, वन ऑफ द क्लासिक्स ऑफ वर्ल्ड पोएट्री। मतलब इसमें से किसने लिखा है लीव्स ऑफ ग्रास, मतलब वन ऑफ द क्लासिक्स ऑफ वर्ल्ड पोएट्री। मतलब उनको कहा जाता है वन ऑफ द क्लासिक्स वर्ल्ड पोएट्री में, वो जो पोएट है वो उनको क्या कहा जाता है, वन ऑफ द क्लासिक्स कहा जाता है पोएट्री में। तो कौन से होंगे, वॉल्ट विटमन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, टी.एस. एलियट और एमिली डिकिंसन। बताइए व्हाट इज द आंसर, हु रोट लीव्स ऑफ ग्रास। लीव्स ऑफ ग्रास जो है किनके द्वारा लिखा गया है, वॉल्ट विटमन के द्वारा लिखा गया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है, टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया है, या फिर एमिली डिकिंसन के द्वारा लिखा गया है। हु हैज रिटन एंड दिस पोएट इज नोन एज वन ऑफ द क्लासिक्स ऑफ वर्ल्ड पोएट्री। Who is known as the classics, one of the classics of world poetry। ये भी क्वेश्चंस बनता है यहाँ से। देखिए क्या होगा, वॉल्ट विटमैन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वॉल्ट विटमैन जो थे वो क्या थे, अमेरिकन पोएट थे। He was an American poet, was an अमेरिकन पोएट। वो अमेरिकन पोएट थे, मतलब कहाँ से बिलोंग करते थे, तो अमेरिका से बिलोंग करते थे। वो एक अमेरिकन पोएट थे, काफ़ी फेमस थे वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन का आपने नाम सुना ही होगा। और वो जो थे उनका ही एक फेमस पोएम था लीव्स ऑफ ग्रास। ठीक है, ये उनके द्वारा ही लिखा गया है। तो आई थिंक आप लोगों को आंसर मिल गया होगा। क्या होगा इसका सही आंसर, वॉल्ट विटमैन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। The epitaph on her tombstone that Emily Dickinson composed herself read। तो मतलब उनकी टॉम्बस्टोन पे लिखा हुआ था, किसकी टॉम्बस्टोन पे, एमिली डिकिंसन। कंपोज्ड हरसेल्फ, कंपोज्ड उसने खुद ही किया था, उन्हीं के किसी क्रिएशन से लिया गया था। और उसको क्या पढ़ा जाता है, द लीस्ट इज डन, रिडेम्पशन, ब्रिटल लेडी, जस्ट टेंडरली ऑफ मी, या ऑप्शन नंबर डी है कॉल्ड बैक। क्या होगा इसका आंसर, फटाफट आंसर कीजिए आप लोग, फटाफट आंसर कीजिए, क्या होगा। देखिए इसका आंसर होगा कॉल्ड बैक। ठीक है, कॉल्ड बैक इज द करेक्ट आंसर। मतलब उसने खुद ही कंपोज किया था इस दो वर्ड को। ठीक है, और यही जो वर्ड है यही एक एपिटैफ है, जो कि ये एक एपिटैफ भी है, जो कि कहाँ लिखा हुआ है, ये एपिटैफ कहाँ अपीयर होता है, तो एमिली डिकिंसन की टॉम्बस्टोन पे ये एपिटैफ है। ठीक है, कॉल्ड बैक। एक्चुअली ये जो दो वर्ड है, ठीक है, ये जो दो वर्ड है, द लास्ट वर्ड शी रोट इन अ लेटर टू हर कजन। ठीक है, ये लास्ट वर्ड्स था, लास्ट वर्ड्स ऑफ एमिली डिकिंसन। she wrote on this word, she wrote in a letter to her cousin। ठीक है, वो अपनी कजिन को एक लेटर में ये चीजें, ये लास्ट वर्ड उन्होंने लिखा था। ठीक है, और यही एपिटैफ उनकी टॉम्बस्टोन पे अपीयर होता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, कॉल्ड बैक। ओके, करेक्ट आंसर कॉल्ड बैक होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हु इज जॉन कीट्स सिल्वन हिस्टोरियन। ये काफी फेमस है जॉन कीट्स। अगर आप लोगों ने पढ़ा है अच्छे से तो आप लोगों को ये आंसर तुरंत मिल जाएगा। किसे जॉन कीट्स ने सिल्वियन हिस्टोरियन बोला है, सिल्वन हिस्टोरियन बोला है, फैनी ब्राउने को, नाइटिंगेल को, अग्रेसियन अर्न को एंड द ब्रिज ऑफ क्वाइटनेस को। किसे बोला है कीट्स ने सिल्वन हिस्टोरियन। जॉन कीट्स का आप लोगों ने नाम सुना होगा, काफी फेमस पोएट
पोइट थे, किस एरा के, तो रोमांटिक एज के। ओके, लैटर रोमांटिक्स उनको कहा जाता है, या सेकेंड जनरेशन ऑफ पोइट भी कहा जाता है जॉन कीट्स को। ठीक है, तो उन्होंने किसे कहा है, सिल्वन हिस्टोरियन। फटाफट आंसर कीजिए। सिल्वन हिस्टोरियन किसे कहा है उन्होंने? तो आपका आंसर, आप लोगों ने आंसर आई होप के लिया होगा। आपका आंसर क्या आया? तो मिलता है सी से। यस, करेक्ट आंसर इज सी, अ ग्रेसियन अर्न। ठीक है, तो जॉन कीट्स का एक फेमस ओड था, ओड टू अ ग्रेसियन अर्न। ठीक है, ओड टू अ ग्रेसियन अर्न। ठीक है, ये एक उनका फेमस ओड था जॉन कीट्स का, जिसमें उन्होंने ग्रेशियन अर्न को ही सिल्वन हिस्टोरियन कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि ये सिल्वन हिस्टोरियन जो है ग्रेशियन अर्न पे बेस्ट सूट करता है। क्यों? क्योंकि उसने ये जो है एंशिएंट ग्रीक की जो अपनी स्टोरी है वो खुद नैरेट करता है। ठीक है, इट टेल्स टू इट्स ओन स्टोरी। ओके, वो अपना स्टोरी खुद ही बताता है, तो इसलिए वहाँ पे जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है, एंशिएंट ग्रीक। ठीक है, एंशिएंट ग्रीक से, तो इसलिए जॉन कीट्स ने अपने फेमस ओड टू अ ग्रेसियन अर्न में एक ग्रेसियन अर्न को ही कहा है सिल्वन हिस्टोरियन। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विक्रम सेट्स फ्रॉम हेवन लेक इज, विक्रम सेट्स का फ्रॉम हेवन लेक जो है वो क्या है? एक वर्स नॉवेल है, या फिर एक एग्जीबिशन और पोस्टर पोएट्री है, एक ट्रैवल बुक है, या फिर अ कलेक्शन ऑफ फिलोसॉफिकल एसेज है? क्या है ये फ्रॉम हेवन लेक? ये क्या है बताइए, फटाफट बताइए, आंसर कीजिए कि क्या है विक्रम सेठ का ये। वर्स नॉवेल है, एग्जीबिशन ऑफ पोस्टर पोएट्री है, ट्रैवल बुक है, या कलेक्शन ऑफ फिलोसॉफिकल एसेज है? बताइए क्या है। देखिए ये क्या है, ये एक ट्रैवल बुक है। ठीक है, ये क्या है, एक ट्रैवल बुक है। आंसर क्या होगा आपका? एक सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अ ट्रैवल बुक फ्रॉम हेवन लेक, ये क्या है, ट्रैवल बुक है। एक्चुअली में इसका टाइटल भी जो है ना, कंप्लीट टाइटल जो है, एक सेकेंड थोड़ा गलत, कंप्लीट टाइटल जो है इस नॉवेल का, सॉरी ये क्या है, ये ट्रैवल बुक का फ्रॉम हेवन लेक थ्रू ट्रेवल्स थ्रू सिंकियांग। ठीक है, ट्रेवल्स थ्रू यहाँ पे भी गलत हो गया, सिंकियांग टू, कहां से कहां तक था, सिंकियांग टू तिब्बत। ओके, सिंकियांग टू तिब्बत। तो ये इसका कंप्लीट टाइटल है इस ट्रैवल बुक का। ओके, इस ट्रैवल बुक का, तो यहाँ से कंप्लीट टाइटल जब मुझे पता है, ट्रैवल्स थ्रू सिंकियांग, ओह अगेन आई हैव रिटन द रॉन्ग स्पेल, सिंकियांग टू तिब्बत। तो ये जो है विक्रम सेठ का एक ट्रैवल बुक है। और जब पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद विक्रम सेठ जो है, जब वो मतलब घर जाते हैं अपना, तो वो वाया ये चाइना वगैरह घूमते हुए जाते हैं। ठीक है, यहीं से वो ट्रैवलिंग करके ही जाते हैं, और ये उसी पे बेस्ड, इट इज़ अ स्टोरी ऑफ हिज ट्रैवल, मतलब ये उनका रिमार्केबल जर्नी, जो इस जर्नी पे बेस्ड ये ट्रैवल बुक है। ठीक है, तो ये एक स्टोरी है उनका रिमार्केबल जर्नी पे, जो कि वहाँ पे जिससे वो नॉमेडिक मुस्लिम से मिलते हैं, बुद्धिज्म से मिलते हैं, और भी बहुत सारे मुस्लिम से मिलते हैं, चाइनीज से मिलते हैं, तो उन सब से मिलना जुलना जो होता है ना, ये जर्नी, तो इसी पे उन्होंने एक स्टोरी लिखा है, एक रिमार्केबल जर्नी बुक है ये। ठीक है, तो ये ट्रैवल बुक है। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो इसका कंप्लीट टाइटल ही है फ्रॉम हेवंस लेक ट्रैवल्स थ्रू सिंकियांग टू तिब्बत। तो ट्रैवल्स दैट मींस ये ट्रैवल बुक है। ओके, ये उनकी अपनी कहानी है, अपना जर्नी पे बेस्ड है। Who wrote I felt a funeral in my brain? कौन, किन्होंने लिखा है, किसने लिखा I felt a funeral in my brain?
आई फील अ फ्यूनरल इन माई ब्रेन, मतलब मैं फील करता हूँ फ्यूनरल अपने दिमाग में। क्या, कौन लिखा है? वॉल्ट विटमैन, यूजन ओनील, एमिली डिकिंसन और रॉबर्ट फ्रॉस्ट? हु हैज रिटन दिस? आई फील्ड अ फ्यूनरल इन माई ब्रेन, मैं अपने मन में ही फ्यूनरल को, जो अपना अंतिम संस्कार है, उसे फील कर लिया हूँ। किसने लिखा है? Who has written? What is the correct answer? फटाफट आंसर कीजिए आप लोग, क्या होगा? तो आपका आंसर क्या होगा? वॉल्ट विटमैन, यूजन ओनील, एमिली डिकिंसन और रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, एमिली डिकिंसन। ठीक है, ये एमिली डिकिंसन के द्वारा लिखा गया है। आई फेल्ट अ फ्यूनरल इन माय ब्रेन। ओके, आई फेल्ट अ फ्यूनरल इन माय ब्रेन। एमिली डिकिंसन जो थी वो क्या थी? वो एक मतलब अमेरिका की ग्रेट राइटर थी। She also belongs to, Emily Dickinson also belongs to America. Okay, कहाँ से बिलोंग करती थी? तो अमेरिका से बिलोंग करती थी। उन्होंने लिखा I felt a funeral in my brain, एक one of the great और मेजर ओरिजिनल पोएट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, ऑल टाइम। तो ये एक बड़ी पोएट थी एमिली डिकिंसन, और उन्होंने ये लिखा है आई फेल्ट अ फ्यूनरल इन माय ब्रेन। ओके, तो एमिली डिकिंसन के द्वारा लिखा गया है ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज कॉल्ड द इगोटिस्टिकल सबलाइन बाय कीट्स? कीट्स के द्वारा किसे कहा गया है द इगोटिस्टिकल सबलाइन? ठीक है, वर्ड्सवर्थ को कहा गया है, शेली को कहा गया है, बायरन को कहा गया है, कॉलरिज को कहा गया है। किसे कहा गया है? कीट्स के द्वारा, कीट्स ने किसे कहा है इगोटिस्टिकल सबलाइन? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपने सही से पढ़ा होगा जॉन कीट्स को तो आपको आंसर फटाफट मिल जाएगा। फटाफट आंसर कीजिए आप लोग। यस, आई एम गिविंग द आंसर। द करेक्ट आंसर इज ए, विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ को ही जॉन कीट्स ने कहा है द इगोटिस्टिकल सबलाइन। इगोटिस्टिकल सबलाइन विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा है। ठीक है, किसे कहा है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा है। अब क्यों कहा है? एक्चुअली वो उनकी मतलब उनकी पोइट्री को डिस्क्राइब करने के लिए जॉन कीट्स ने ये कहा है। ठीक है, तो टू डिस्क्राइब द पोइट्री ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इन 1818, ठीक है 1818 में, और ये लेटर टू रिचर्ड वुडहाउस, उन्होंने 1818 में एक लेटर लिखा था। ठीक है, रिटन अ लेटर। किसे लिखा था? तो रिचर्ड वुडहाउस को लिखा था। किसे लिखा था? तो रिचर्ड वुडहाउस को एक लेटर लिखा था। उस लेटर में उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया था? विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री को डिस्क्राइब किया था। और विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री को डिस्क्राइब करते हुए उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा था इगोटिस्टिकल सबलाइन। ओके, जॉन कीट्स ने। ठीक है, अगर विलियम वर्ड्सवर्थ भी आप पढ़े होंगे तो ये चीज़ पढ़े होंगे, कोटेशन है कीट्स की कि कीट्स ने, जॉन कीट्स ने विलियम वर्ड्सवर्थ को द इगोटिस्टिकल सबलाइन कहा था। और कहाँ कहा था? तो एक 1818 में उन्होंने एक लेटर लिखा था रिचर्ड वुडहाउस को, और इसी लेटर में उन्होंने उनकी पोइट्री को डिस्क्राइब किया था, और उसी संदर्भ में ये बात उन्होंने कही थी। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द ऑस्ट्रेलियन पोएट एडी होप इज बेस्ट नोन फॉर हिज। जो ऑस्ट्रेलियन पोएट है एडी होप है, उनको बेस्ट नोन मतलब उन्हें किस लिए बेस्ट माना जाता है? किस चीज के लिए? एलिजीज के लिए, सटायर्स के लिए, सोनेट्स के लिए, या डॉगरेल वर्सेस के लिए? और द राइट कंट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू द कोड इज ए एंड बी, बी एंड डी, ए एंड सी, बी एंड सी। तो फटाफट आंसर कीजिए, क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है ए एंड बी, मतलब एलिजीज और सोनेट्स के लिए, बी एंड डी सटायर्स या डॉगरेल वर्सेस के लिए, ए एंड सी एलिजीज और सोनेट के लिए, बी एंड सी सटायर्स और सोनेट के लिए। किस चीज के लिए उनको बेस्ट नोन मतलब किस लिए जाने जाते थे? अपने सटायर्स के लिए, एलिजीज के लिए, किस लिए वो जाने जाते थे? कौन? तो ऑस्ट्रेलियन पोएट एडी होप, ये एक ऑस्ट्रेलियन पोएट थे। ठीक है, एक एसेइस्ट भी थे एडी होप, एक पोएट भी थे ये। और जो इनका सेशन है ये 1900 मतलब इनका जो लाइफ स्पैन है कब से कब तक था? 1907 से लेकर 2000 तक। ठीक है, 2000 तक ये उनका लाइफ ड्यूरेशन था।
डेट 7 to 2000। ओके, तो क्या होगा? यस, ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज एलिजीज एंड सटायर्स। वो अपने एलिजीज और सटायर्स के लिए जाने जाते थे। तो देखिए ऑप्शन ए और बी किसी में है? यस, ए इज द करेक्ट आंसर, ए एंड बी बोथ। ठीक है, वो अपने एलिजीज के लिए और सटायर्स ये दोनों के लिए जाने जाते थे। तो ए एंड बी, तो ए एंड, इसलिए हमारा ऑप्शन सही क्या होगा? ए एंड बी। ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। द ओल्ड मैन एंड द सी रिकाउंट्स द 84-day एडवेंचर ऑफ। द ओल्ड मैन एंड द सी जो है क्रिएशन है, ये क्या बताता है? 84-day एडवेंचर किसका? 84-day एडवेंचर है, किसकी कहानी है? मैटाडोर्स की, सैंटियागो की, द ऑथर की या फिलिप की? द ओल्ड मैन एंड द सी मतलब 84 डे का एडवेंचर है, किसका एडवेंचर है, किसकी कहानी है? मैटाडोर, सैंटियागो, द ऑथर और द फिलिप, मतलब किसकी है? बताइए फटाफट। सॉरी, करेक्ट आंसर इज, फटाफट आंसर कीजिए आप लोग। यस, द आंसर इज सैंटियागो। ठीक है, सैंटियागो इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, द ओल्ड मैन एंड द सी जो है, ये जो है अर्नेस्ट हेमिंगवे के द्वारा, किसके द्वारा? अर्नेस्ट हेमिंगवे के द्वारा लिखा हुआ है। क्या है? नोवेला है, नॉट नॉवेल। नॉवेल का ही छोटा रूप होता है नोवेला, तो ये क्या है? एक नोवेला है। ठीक है, ये द ओल्ड मैन एंड द सी, ये क्या है? एक मतलब ये कौन थे? अमेरिकन हेमिंगवे जो थे, ये एक अमेरिकन राइटर थे, अमेरिकन ऑथर थे। ठीक है, अमेरिकन ऑथर के द्वारा ही लिखा हुआ एक नोवेला है द ओल्ड मैन एंड द सी। एक्चुअली इसमें जो है एक ओल्ड फिशरमैन, ठीक है, ओल्ड फिशरमैन जिसका नाम होता है सैंटियागो, उसका जो है 84 दिन मतलब 84 डेज का एक एडवेंचर है। मतलब वो 84, वो एक फिशरमैन होता है और वो 84 डेज तक वो एक फिश नहीं पकड़ पाता है। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड ये कहानी। 84 डेज तक, फॉर 84 डेज वो ट्राई करता है। वो एक फिशरमैन है बट ही वाज अनेबल टू कॉट अ फिश, ही वाज अनेबल टू कैच अ फिश। तो वो अनेबल होता है फिश पकड़ने के लिए, दैट्स व्हाई मतलब ही वाज अनेबल। तो इसलिए वो उसी पे कहानी है। सैंटियागो जो है इस नोवेला का मेन कैरेक्टर है। ठीक है, और इसी पे बेस्ड ये कहानी। ये कौन है? मेन कैरेक्टर है इस नोवेला का। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जो कि मैं 10-10 क्वेश्चन की सेट लेकर आती हूँ। 10-10 क्वेश्चन आपको एक दिन में डिस्कस करती हूँ प्रीवियस ईयर्स की। तो आज का 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। Which of the following novels by Mulk Raz Anand describes the story of an Indian sepoy who fought for the British in World War I? देखिए, इनमें से कौन सा नॉवल जो है मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है, जो डिस्क्राइब करता है किसकी स्टोरी के बारे में? एक इंडियन सिपाही जो कि ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश की तरफ से, मतलब ब्रिटिश के लिए लड़ा था, मतलब जब इन वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, तो ब्रिटिश के लिए एक्चुअली वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, वर्ल्ड वॉर 1 जब हो रहा था, तो उस समय जो हमारा जो कंट्री था वो क्या था? नॉट मतलब फ्री नहीं था, वो अंडर किसके था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के शासन में थी। तो यहाँ पे जो इंडियन जो सोल्जर्स थे वो किसके अंडर में थे? ब्रिटिश के, ब्रिटिश का शासन था। तो इसलिए जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ तो ब्रिटिश उसमें पार्ट लिया था, तो हमारे इंडियन सोल्जर्स भी गए थे और किसकी तरफ से लड़े थे? वो ब्रिटिश की तरफ से लड़े थे। तो ये उसी की कहानी है, इंडियन सिपाही। सिपाही का मतलब हुआ सिपाही से सिपाही बन गया। ठीक है, सिपाही को जो बोलते ना इंडियन भारतीय सिपाही, तो इंडियन सिपाही का मतलब वही हुआ भारतीय सिपाही। ठीक है, इंडियन सिपाही, सिपाही मतलब सिपाही। ठीक है, तो उसकी कहानी है जो कि ब्रिटिश वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश आर्मी की तरफ से लड़ा था, यानी इंडियन होकर के इंडियन आर्मी जो कि ब्रिटिश के अंडर में था। तो कौन सा नॉवल है? द लीव्स एंड द बर्ड, द बिग हार्ट, अनटचेबल, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, कौन सा नॉवल है? फटाफट आंसर कीजिए। आई थिंक आप लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, आंसर क्या होगा?
द ब्लैक अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, ठीक है, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स इज द करेक्ट आंसर। ये जो है हमारा सही आंसर है, ठीक है, अक्रॉस द वाटर। तो जैसे वर्ल्ड वार वन कब से कब तक चला था, तो 1914 से 1918 तक का शायद ड्यूरेशन था, 1914 टू 1918 आई थिंक, ठीक है। तो ये जो कहानी है मुल्कराज आनंद जो है, ये मतलब मुल्कराज आनंद जो है वो भी मतलब अनटचेबल वगैरह, मतलब इस टाइप के सोशल इश्यूज पे वो कहानी ज़्यादा लेकर आते थे मुल्कराज आनंद, ठीक है। तो ये भी जो है ये कहानी, ये जो नॉवेल है ये किस पे बेस्ड है, तो एक इंडियन सिपॉय, ठीक है, इंडियन सिपॉय जिसका नाम रहता है लालू, ठीक है, नाम क्या है इस कैरेक्टर का, लालू, ओके, इस कैरेक्टर का नाम है लालू। और ये लालू का ही कहानी है जो कि इंडियन आर्मी में, ठीक है, मतलब इंडियन आर्मी में था, सिपाही था, सिपॉय था, और वो लड़ रहा था वर्ल्ड वार वन में उस मतलब ब्रिटिश आर्मी की तरफ से। तो उसी के एक्सपीरियंस पे ये कहानी है, ये जो नॉवेल है उसी का डिस्क्राइब करता है उसके एक्सपीरियंसेस को, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा आंसर, ठीक है। तो एट लास्ट मैं फिर से बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग KVS के लिए सीरियस है, क्योंकि सीरियस होना भी चाहिए क्योंकि ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा, तो प्लीज़ एनरोल कराएं आप। प्री बुकिंग हमारी ऑलरेडी स्टार्ट है लक्ष्य एकेडमी, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो डिस्क्रिप्शन में जाके ऐप का लिंक है उसे डाउनलोड करना है लक्ष्य एकेडमी, एंड आप अपना क्लास में अपना नाम एनरोल करवा सकते हैं। तो हमारा जो बैच है वो TGT एंड PGT दोनों के लिए चल रहा है, एंड दोनों में आपका जो रिकॉर्डेड क्लास है वो प्रोवाइड किया जाएगा, थ्योरी की रिकॉर्डेड क्लास। आपके जो डाउट्स आएंगे उसके लिए आपको डाउट सेशन जो होगा लाइव चलेगा, एंड जो नोट्स होंगे आपको PDF में प्रोवाइड किए जाएंगे, एंड आफ्टर दैट जो MCQs का सेशन होगा वो भी लाइव होगा, आपको ये TGT एंड PGT बोथ के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। प्लस जो आपका टीचिंग यहाँ पे जो 40 मार्क्स है, आपको ये सारा सेक्शन कवर किया जाएगा, नॉट ओनली इंग्लिश, ये फोकस करना है, सिर्फ इंग्लिश नहीं, आपके हर जनरल जो पेपर आएगा उस पर भी आपको पढ़ाया जाएगा। ये कोर्स में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, क्योंकि जनरल इंग्लिश मैं ही देखूंगी, एंड प्लस ये जो सब्जेक्ट है आपका मैं पढ़ाऊंगी, प्लस जो जनरल हिंदी एंड जनरल जो GS आएगा एंड रीजनिंग, इसके लिए आपको स्पेशल टीचर आपको दिए जाएंगे, प्लस जो आपका ये टीचिंग एबिलिटी जो होगा, जो एजुकेशन है, ये आपको हमारे विकास सर ही देंगे, ठीक है, विकास सर ही आपको ये क्लास लेंगे आपका, ठीक है। तो for TCT only 2000 and for PGT only 25% you have to pay, only 2000 for TCT and only 2500 for PGT, flat 84% off, that is okay. And if you have any query then you can call on this number 8603970 274, okay. Thank you everyone.